हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 5 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स। और इसमें हम फूल पत्ती वाली जो क्लास होती है उसका रिवीजन करने वाले हैं एकदम फास्ट 10 मिनट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम का निर्माता कौन है? तो इसका निर्माता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट, और जो कि कहाँ पर है? पुणे में। तो ये दोनों मिलकर इसे बना रही हैं। बात करें हम R21 मैट्रिक्स एम की, तो ये मलेरिया की वैक्सीन है और ये सेकंड वैक्सीन है। इससे पहले एक वैक्सीन बनी थी जिसका नाम था मॉस्क्विरिस। तो मॉस्क्विरिस किसकी वैक्सीन थी? मलेरिया की थी पहली वैक्सीन। जबकि R21 मैट्रिक्स एम ये सेकंड वैक्सीन है मलेरिया की। बात करें अब, जो मलेरिया है ये किससे होता है? तो ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों में आते हैं, देखो, पापा काम पर सोते हैं, तो इसका मतलब होता है पा फॉर पायलेरिया पायरिया, और का फॉर कालाजार, मैं फॉर मलेरिया, और पे फॉर पेचिस, सो फॉर सोने से मतलब होता है निद्रा रोग। तो ये हो जाते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। नेक्स्ट बात करें हम मलेरिया की। हम तो मलेरिया का वाहक कौन होता है? तो वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। तो ये इसका वाहक होता है। जबकि बात करें इसकी दवा की, तो दवा बनती है कुनैन से, जो कि सिनकोना के वृक्ष से आती है। नेक्स्ट देखिए अब। नेक्स्ट आता है कि प्रभावित किस अंग को करता है ये? तो मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आरबीसी प्रभावित होती हैं। कौन से प्रोटोजोआ से होता है? तो प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग होता है। मलेरिया का उन्मूलन कितना रखा गया है? तो 2030 इसका लक्ष्य रखा गया है। और मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट दिया देखो कि काला जार, या जिसे बोलते हैं लिस्मानिया, का वाहक कौन है? तो इसका वाहक है बालू मक्खी। तो बालू मक्खी काला जार का वाहक है। और जबकि निद्रा रोग का वाहक कौन है? सीसी मक्खी। तो ये दोनों याद रखिए, निद्रा रोग का सीसी मक्खी और काला जार का बालू मक्खी। नेक्स्ट आता है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो ये टारगेट हमने कितना रखा है? 2025। तो टीबी हारेगा देश जीतेगा टारगेट रखा 2025 तक। और टीबी का टीका कौन सा होता है? तो जो टीबी की वैक्सीन है वो होती है बीसीजी, जिसे इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिलस कॉलमेट गुरीन। तो बीसीजी किसका टीका है? टीबी का। नेक्स्ट आता है वन वर्ल्ड टीबी समिट। तो ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? वाराणसी में, जो कि यूपी में है। नेक्स्ट बात करें हम कोविशील्ड वैक्सीन की, तो ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है। तो कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे वाली ने बनाई थी। वर्ल्ड वैक्सीन एक्सीलेंस अवार्ड, तो ये किसे मिला था? ये मिला है भारत बायोटेक कंपनी को, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। और इसी ने ही वैक्सीन, जो कोवैक्सीन है, वो बनाई थी। तो कोवैक्सीन किसने बनाई थी? भारत बायोटेक ने। और जबकि कोविशील्ड किसने बनाई थी? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे की कंपनी है। नेक्स्ट देखो अब। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत, ग्लोबल एम्बेसडर नामित किया है? तो किसे किया है? सचिन तेंदुलकर को। तो सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नामित किया है। जो सचिन तेंदुलकर हैं, ये 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। कितने? तो 6 वर्ल्ड कप खेले थे इन्होंने। जो 2011 का वर्ल्ड कप था वो भी इन्होंने खेला था। अब नेक्स्ट आता है कि आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 में। होस्ट कहाँ पर हुआ था? ये इंग्लैंड में। और विजेता टीम कौन सी थी? वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट आता है कि जो 2019 वाला था उसकी विजेता टीम कौन सी थी? इंग्लैंड थी। और अब 2023 में कहाँ पर हो रहा है? तो इंडिया में हो रहा है, और 23वें क्रम के ये। तो 23वें क्रम का है आपके जो आईसीसी वर्ल्ड कप है, और ये इंडिया में हो रहा है। स्टार्ट कब हो रहा है? तो आज ये स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर 2023 को। और फर्स्ट मैच कहाँ पर होने वाला है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला, जो कि अहमदाबाद में है। और किस किस के बीच? तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला है ये। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बात करें इसके शुभंकर की, तो जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 है, इसका शुभंकर क्या है? क्रिप्टोवर्स है। लेकिन अब इसके मेल और फीमेल में दो दो शुभंकर दिए हैं। एक है टोंक मेल वाला, जो बैट्समैन के लिए है। और एक है फीमेल ब्लीज, जो कि बॉलर के लिए हैं। तो ये इसके दो शुभंकर हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके एंथम सॉन्ग की, तो एंथम सॉन्ग है दिल जश्न बोले। तो एंथम सॉन्ग क्या हो जाता है? दिल जश्न बोले। और इसके सिंगर हैं प्रीतम। तो प्रीतम इसके सिंगर हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें 800 ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये है मुथैया मुरलीधरन की, जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट आता है कि एशिया कप 2023, तो ये जो एशिया कप था किसने जीता था? भारत ने, और श्रीलंका को हराकर जीता था।
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी, भारत को हराकर जीती थी। अंडर 19 T20 महिला विश्व कप तो ये इंडिया ने जीता था और इंग्लैंड को हराकर जीता था। बात करें इसके आयोजन की तो आयोजन हुआ था साउथ अफ्रीका में। एशियन गेम्स महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता तो गोल्ड पदक जीता है और श्रीलंका को हराकर जीता है ये। तो एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने क्या जीता, गोल्ड जीता है श्रीलंका को हराकर। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है कि हाल ही में वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज को मिला है। तो किस खोज को मिला, क्वांटम डॉट्स के लिए। और ये क्या होती है, इसका यूज होता है एलईडी और टीवी में प्रकाश के लिए इसका यूज होता है। जो प्रकाश आता है उसके लिए क्वांटम डॉट्स का यूज होता है। अब किसे किसे मिला है तो इसके लिए ट्रिक है देखो कि एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। तो ये हो जाती है इसकी ट्रिक, एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। तो एलेक्सी से हो जाता एलेक्सी एकिमोव और रसीली से हो जाता है रसायन विज्ञान का, मैगी से हो जाता है मोगी बोवेंडी, मोगी बोवेंडी, और लाई से हो जाता है लोइस ब्रूस। तो ये 3 व्यक्तियों को मिला है, लोइस ब्रूस को, मैगी बोवेंडी को और एलेक्सी एकोमोव को। और किसके लिए मिला है तो रसायन विज्ञान के मिला है, रसायन विज्ञान वाला मिला है और क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है। तो ये इसकी ट्रिक हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि रवि कन्नन है तो इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था इन्हें, अभी हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड रवि कन्नन को मिला है। स्वाति नायक को कौन सा अवार्ड मिला है तो ये मिला नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। सुधा मूर्ति को तो अभी जो गाला अवार्ड था कनाडा वाले ने दिया था ये, तो ये किसे मिला था, सुधा मूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप देखो नेक्स्ट आता है कि हाल ही में जीका और एनआईआईएफ द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है। तो इसकी पूंजी है $60 करोड़। तो $60 करोड़ हो जाती है। बात करें हम एनआईआईएफ की फुल फॉर्म की तो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और जबकि जीका की फुल फॉर्म होती है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और जो इसमें जो फंड दिया है तो उसमें से 49% एनआईएफ मतलब इंडिया कर रहा है और जबकि 51% जापान। तो ये इसकी परसेंटेज दी थी कितने कितने परसेंट ये कोष को दे रहे हैं इसमें। बात करें इस फंड का यूज कहाँ होगा तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के लिए इसका यूज होने वाला है। पटना मेट्रो में फंड देने वाली एजेंसी कौन सी थी तो यही थी जीका। और बात करें चौक परियोजना तो ये छत्तीसगढ़ की परियोजना और इसमें जो फंड लगाने वाली है वो है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान जैव विविधता एवं वानिकी, तो इसे फंड देने वाली कौन सी संस्था है, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये 3 आपको याद रखनी है कि पटना वाली को जीका ने दिया है, चौक परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक और राजस्थान जैव विविधता के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है जापान के बारे में देख लेते हैं हम। जापान को निप्पन भी कहा जाता है और सुकुमारों का देश भी कहा जाता है इसे। बात करें जापान की राजधानी की तो इसकी राजधानी टोक्यो है और इसके पीएम कौन है फिलहाल में, फूमियो किशिदो। तो फूमियो किशिदो इसके पीएम है। संसद को क्या कहा जाता है इसकी तो डाइट इसकी संसद को कहा जाता है। और यहाँ की मुद्रा येन यहाँ की मुद्रा है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। और इसके कई सारे द्वीप हैं जैसे हैकोडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, तो ये इसके द्वीप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखो, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है तो इसका विकास किया है आईआईएससी, मतलब इसका मतलब हो जाता है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस जो कि बंगलुरु में है। तो आईआईएससी बंगलुरु इसने इसका विकास किया है। अब ये होता क्या है देखो, मिमेटिक एंजाइम तो इसका यूज क्या होने वाला है तो इसका यूज उद्योग से आने वाले अपशिष्ट जल, जो उद्योग से अपशिष्ट जल आता है जिसे बोलते हैं इफ्यूलेंट, इफ्यूलेंट इसे कहते हैं जो उद्योग से आने वाला अपशिष्ट जल होता है। तो इसे साफ करने के लिए इस एंजाइम का यूज किया जाएगा। तो एक रिएक्शन के तौर पर देख लो आप कि कैसे होने वाला है। देखो इफ्यूलेंट लिया, ये जो अपशिष्ट जल होता है उसे बोलते हैं इफ्यूलेंट, और इसमें डाला हमने मिमेटिक एंजाइम और सूर्य की उपस्थिति में 10 मिनट तक रखोगे तो उसके बाद वो क्लीन वाटर बन जाएगा। तो ये होता है मिमेटिक एंजाइम। नेक्स्ट बात करें कि झीलों में खरपतवार को समाप्त करने के लिए कौन सा एयरबोट चलाया तो ये जलदोस्त एयरबोट है। पीईटी प्लास्टिक तोड़ने के लिए एंजाइम तो ये था पीईटी 46। तो पीईटी 46 पीईटी प्लास्टिक को तोड़ने के लिए। लार में कौन सा एंजाइम
जो जीवाणु भक्षण करता है तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम। पेट में प्रोटीन का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। और इस एंजाइम को प्रेरित कौन करता है? तो HCl अम्ल करता है। पेट में दूध का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये रेनिन एंजाइम पाया जाता है और ये बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। और इस दिन ही क्यों मनाया जाता है, मतलब 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को जो स्पुतनिक फर्स्ट उपग्रह था ये लॉन्च हुआ था, जो कि विश्व का पहला उपग्रह था। तो 4 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है। और जबकि कब तक मनाया जाता है? 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो 10 अक्टूबर 1967 को स्पेस का मैग्ना कार्टा सामने आया, तो इसलिए मनाते हैं 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। नेक्स्ट बात करें हम, नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा? तो ये 23 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि 23 अगस्त को जो चंद्रयान 3 था वो चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर उतरा था, तो इसलिए 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था LVM 3 M4 रॉकेट से, जो कि 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। बात करें NVS-01 की, तो ये GSLV F12 से लॉन्च हुआ था। आज़ादी सैट और प्लस EOS-07, तो ये दोनों रॉकेट किससे लॉन्च हुए थे? SSLV D2 से। DSSAR, तो ये सिंगापुर के 7 उपग्रह थे इसमें, मतलब इनमें से ही एक कौन सा था? DSSAR, जो कि PSLV C56 से लॉन्च हुए थे। INS-2B, तो ये भूटान का उपग्रह था और ये PSLV C54 से लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट है आदित्य L1, तो ये किससे लॉन्च हुआ था? PSLV C57 से लॉन्च हुआ था और 2 सितंबर 2023 को ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है ल्यूमेलाइट, तो ये हुआ था PSLV C55 से और ये सिंगापुर का उपग्रह है। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? भारतीय सेना से, इंडियन आर्मी से। अब कुछ देखो ऑपरेशन दिए हैं, जैसे ऑपरेशन सद्भावना, तो ये कहाँ चलाया गया था? लद्दाख में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा, तो ये यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी, ये सूडान में चलाया था। ऑपरेशन करुणा, ये म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त, तो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसके लिए चलाया था। प्रोजेक्ट क्लैप, तो ये उत्तराखंड में चलाया गया है। उद्गम पोर्टल, ये RBI ने जारी किया था लावारिस धन के वारिस का पता लगाने के लिए। तो ये हो जाते हैं कुछ ऑपरेशन और पोर्टल। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये पहली बार है जब तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीता ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले, तो इन दोनों ने मिलकर जीता है पहली बार तीरंदाजी में स्वर्ण पदक। नेक्स्ट आगे देखो अब, नेक्स्ट आता है कि भाला फेंक में, तो भाला फेंक में अभी जीता है किसने? नीरज चोपड़ा ने जीता है और इसमें गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने, और जबकि सिल्वर किसने जीता है? तो किशोर कुमार जीना ने जीता है, जो कि भारत के हैं। तो दोनों ने गोल्ड और सिल्वर दोनों किसने जीते हैं? भारत ने। और कितने मीटर फेंक के भाला फेंका था? 88.88 मीटर का। और एक लेडीज ने जीता है, जो वुमेन कौन है? ये अन्नू रानी, तो इन्होंने भी गोल्ड जीता भाला फेंक में। तो ये आपको याद रखना ही कि भाला फेंक में 19वें एशियाई खेलों में गोल्ड किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। और वुमेन में किसने जीता है? अन्नू रानी ने। नेक्स्ट आते हैं लवलीना, क्योंकि ये हमारे ध्वजवाहक थी इसलिए इन्हें भी याद करना जरूरी है। तो लवलीना ने जीता है सिल्वर मेडल बॉक्सिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है गोल्फ में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो ये है अदिति अशोक। तो गोल्फ में पदक जीतने वाली अदिति अशोक हो जाती है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। 19वें एशियाई खेलों में फर्स्ट गोल्ड, तो ये जीता था शूटिंग में। तो 19वें एशियाई खेलों में फर्स्ट गोल्ड शूटिंग में जीता था। नेक्स्ट बात करें कि प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर और जबकि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। बात करें जो विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या आपकी बार? तो इसकी थीम है शिक्षा के लिए शिक्षकों की जरूरत। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, शिक्षा के लिए शिक्षकों की जरूरत। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है कि पहली बार कब मनाया गया था? जो विश्व शिक्षक दिवस है पहली बार कब मनाया था? तो 5 अक्टूबर 1994 को पहली बार मनाया गया था। अब नेक्स्ट आता है हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस एक तो राष्ट्रीय वाला और एक है विश्व वाला। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं और जबकि विश्व हिंदी दिवस
10 जनवरी को मनाते हैं। बात करें 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले, तो ये 2 व्यक्ति थे, एक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक है हामिद अंसारी। और ये अभी आरएएस प्री की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया क्वेश्चन था कि कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो 2 बार रहे थे, तो हामिद अंसारी ऑप्शन में था उसमें, तो ये वाला आंसर हो जाता था। उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग, तो कौन-कौन लेते हैं उपराष्ट्रपति में? लोकसभा के एमपी और राज्यसभा के एमपी, तो दोनों भाग लेते हैं उसमें। निर्वाचित और मनोनीत सभी, अर्थात पूरी संसद भाग लेती है। जबकि राष्ट्रपति में, तो राष्ट्रपति में निर्वाचित एमपी और निर्वाचित एमएलए, तो केवल निर्वाचित होंगे एमपी और एमएलए। जबकि इसमें मनोनीत भी शामिल हैं, लेकिन एमएलए शामिल नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया है कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बसोहली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर के बसोहली पश्मीना क्राफ्ट है। देखो बसोहली पश्मीना का मतलब है कि बसोहली तो पेंटिंग है ये, तो पश्मीना शॉल है एक, तो शॉल के ऊपर पेंटिंग करना, शॉल के ऊपर पेंटिंग करना क्या कहलाती है? बसोहली पश्मीना क्राफ्ट कहलाती है। तो इसका जीआई टैग किसे मिला? जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर में कुछ और जीआई टैग दिए गए थे, जैसे बसोहली पेंटिंग का जीआई टैग जम्मू कश्मीर को, भद्रवाह राजमा का जीआई टैग ये भी जम्मू कश्मीर को, सुलई शहद का जीआई टैग ये भी जम्मू कश्मीर को, और चिकरी लकड़ी का जीआई टैग ये भी जम्मू कश्मीर को दिया गया था। तो अभी ये हाल ही में 4 जीआई टैग दिए गए थे जम्मू कश्मीर को। जीआई टैग अधिनियम कब का है? तो ये 1999 का अधिनियम है। और जो मंत्रालय है, किस मंत्रालय का अधीन आता है? तो ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और यह 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कम्बम अंगूर का जीआई टैग किसे दिया गया? तमिलनाडु को। कारी इसादी आम ये कर्नाटक को दिया गया है, और सुंदराजा आम का जीआई टैग मध्य प्रदेश को दिया गया है। तो ये कुछ जीआई टैग थे। तो ये आज हमारी फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन था, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।